15 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है एज अ इंडियन आर्मी डे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के साथ वॉर्स हुई थी उनको आज न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। इंडो पाकिस्तान वॉर और 19 पहले कौन सा होता है, एक 65 का आता है, देन 71 का आता है। तब क्या हुआ था, बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। फिर आ गया कारगिल वॉर 1999। कुछ इंपॉर्टेंट हिल एरिया से जिनको इंडिया ने प्रॉपरली मिलिट्री एक्शन के थ्रू एक्वायर करा था। अब सबसे पहले कभी भी ऐसे आ जाए, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप पढ़ोगे, आईआर में भी ये चीजें आती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बार बार आप सुनते हो। तो इंडियन आर्मी सेफ्टी और यूनिटी को प्रमोट करता है और इसी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्मी के। जो डिसीजन लेते हैं, यस करते हैं, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट भी किसके भी हाथ पे यस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। जब भी ना प्रेसिडेंट की बात आएगी वहां पे हमेशा देखना क्या क्या लिखा होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब भी कोई डिसीजन टेकिंग होती है। इसी में एक सवाल पूछा था आपके यूपीएससी ने कि जो सीडीएस का रोल होता है वो डिसाइसिव होता है नेचर में। नहीं, उनका जो नेचर है वो सिर्फ सजेशन प्रोवाइड करने का है, रेकमेंडरी नेचर है। तो वो स्टेटमेंट गलत थी। ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तीन मिलिट्री जो हमारी तीन फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करके रखना है, सीडीएस का काम होता है। पर ये डिसीजन टेकर नहीं होते, ये डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन कौन लेगा, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट, हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। उसके बाद आर्म पर्सोनल्स को हमारी कंट्री के लोगों के थ्रू प्यार भी बहुत मिलता है। रील्स वगैरह आप देखते होंगे, सारे लिखते हैं प्राउड प्राउड, लव, आई लव यू वगैरह, वो सारी चीजें चलती हैं। तो मतलब काफी ज्यादा जो रेफरेंस है वो हमारी मिलिट्री की तरफ रहती है। कईयों को तो गालियां लिख रहे होते हैं, दूसरी कंट्रीज के आप केसेस देखोगे, गालियां लिख रहे होते हैं मिलिट्री को। कुछ तो आते हैं सेगमेंट, सबको सारे पसंद नहीं कर सकते, होता ही है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो लगभग सारे ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया या ना किया, फिर भी तुम मेरे को बोल दोगे कुछ ना कुछ, चाहे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है हर एक ह्यूमन बींग के अंदर। तुम्हें है ये, मैंने बोला हर एक ह्यूमन बींग के अंदर होती है। अपनी गलती है, वेरी गुड बासु, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमारी गलती है। ये मैंने तब रियलाइज करा, कल मैं ऐसे बैठी हुई थी, वो देख रही थी वीडियो के कमेंट्स वगैरह आते हैं। एक है वो स्टाउंच हेटर है मेरा, उसको मैं पसंद ही नहीं वो कुछ भी बोलेगा आगे, मतलब उसको बोलना है। तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वहां से याद आया मुझे कि ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, इनसिक्योरिटीज होती हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम चाहते, अब देखो जिसने तारीफ करी थी उसको 55 लाइक्स मिले थे, उसको एक भी नहीं दे रहा है, तो वो बार बार लिखे जा रहा है, स्पैमिंग करे जा रहा है कि कोई तो कर देता मुझे भी लाइक। अब तो मैंने मैम की डिग्निटी को भी हर्ट कर दिया, कोई तो बोल देता कि हाँ हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें होती हैं, आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में भी होती है। मैं बस इतना बता रही हूँ कि रील्स में भी आप देखोगे सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं किसकी फेवरेट आर्मी ज्यादा है, तो इंडिया का रैंक उसमें आता है, टॉप 1 पे ही आता है। पर अगर देखें स्पेंडिंग के हिसाब से, जो सिप्री रिपोर्ट बताती है, हम चौथे रैंक पे आते हैं। सबसे बड़ी जो मिलिट्री है कहीं की वो इंडिया की है, फोर्थ। फर्स्ट पे कौन है, यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया। पहले रशिया हुआ करता था सेकंड पे, पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी वो थर्ड रैंकिंग पे चल रहे हैं। हम पहले फिफ्थ पे थे, हमने सरपास किया था जर्मनी को। अभी 2026 चल पड़ा है, तो जो सिप्री रिपोर्ट है वो दोबारा से अपडेट होके आएगी कि किसने कितनी स्पेंडिंग करी, और वो सिप्री रिपोर्ट अपने में ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आर्म पर्सोनल का जो सेक्रीफाइस है वो सबसे ज्यादा रिनाउंड माना जाता है। कोई अपनी लाइफ को त्याग देता है फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री, फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। उसके बाद बहुत सारी रेजिमेंट्स हमारी आर्मी के अंदर आपको मिल जाएंगी। डिपेंड करता है उनकी स्किल कैसी है, किस चीज में उनको डिप्लॉय करा जाएगा, तो स्किल के हिसाब से रेजिमेंट्स भी बनी है। ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, मेडल्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। रैंकिंग के हिसाब से पहले परम आता है, फिर महावीर आता है, आफ्टर दैट वीर चक्र। इसके अलावा शौर्य भी होता है, कैटेगरीज डिफरेंट होती है। जनवरी 26 को वो अनाउंस भी करे जाते हैं, फिर उसके बाद उनको करते भी हैं कि कितने मेडल्स दिए गए किस कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ बहुत सारी वॉर्स हुई, और जिसमें से एक मेजर वॉर चाइना के साथ भी हुई है। चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे रहे, पर मेजर वॉर आपने जो साइनो इंडिया वॉर पढ़ी। देन इंडिया पीस कीपिंग मिशन में भी इन्वॉल्व है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ की कैटेगरी में भी अपने जितने भी ऑपरेशन है कंडक्ट करते हैं। श्रीलंका का आपको ध्यान होगा, सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व था। उसके बाद अगर कोई साइक्लोन आ जाता है वहां पे भी आर्मी इन्वॉल्व होती है। कौन सा आया था, दित्वा, वहां पे HADR प्रोग्राम हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से गया था। अकेली इंडियन आर्मी नहीं थी, एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी, पर इंडियन आर्मी की भी वहां पे आपको पार्टिसिपेशन मिलेगी। देन इनिशिएटिव लाइक अग्निपथ स्कीम, कुछ फेवर में होंगे कुछ नहीं होंगे। सरकार फेवर में है, आप हो। क्या पर्पस था अग्निपथ स्कीम का? हाँ ठीक है, जो लॉजिक
बर्डन कम करना था एक तरफ से, क्योंकि बाद में पेंशन्स भी देनी पड़ती हैं। नंबर 2 कि हमारी आर्मी के अंदर ज्यादा यूथ इन्वॉल्व रहे। पर देखा गया है कि जो जितनी भी हिस्टोरिक वॉर्स हैं वो एंड में जो आपके सूबेदार वगैरह होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उनकी एडवाइस पे ही जीते जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है। तो एज वहां पे फैक्टर प्ले करता है, एक्सपीरियंस वहां पे प्ले करता है। तो इसी वजह से अग्निपथ स्कीम को बड़ा सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिला था। 25 और 75 का रेशियो बना था। 75 को बाद में कट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया आर्मी के अंदर, और जिनकी आगे प्रमोशन होती थी वो 25% का था। हाँ, ये जैसे इजराइल का बार बार एग्जाम्पल लेते रहते थे कि वहां पे आर्मी की एक्सरसाइज सभी को प्रोवाइड करी जाती है। जैसे वो अपनी एक्सरसाइज वो पूरी कंप्लीट करके आते हैं, फिर वो हिमाचल आ जाते थे कि थोड़ा ब्रेक लेना है, कितने दिन वेपन्स के साथ हमने खेला। तो हाँ, उसी से इंस्पायर होके भी ये मॉडल उठाया गया था, पर बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इंडिया में। पर खैर अभी तो ये स्कीम चले जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आती है विक्ट्रीज। 1967 दो पासिस का नाम लिया है, नथुला और चोला। बता दो कौन सी? वेरी गुड, सिक्किम। तो आपने जब मैप पे देखा था, मैप पे देख ही लो एक बार, यहां पे जब आप आएंगे सिक्किम, सिक्किम को ऐड करा था वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 36 कितनों ने बोला? 35 कितनों ने बोला? ठीक है, दो अमेंडमेंट्स हैं जो आपकी सिक्किम के साथ रिलेटेड थी। जैसे 35th में ये प्रोटेक्टोरेट बना था। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है सिर्फ हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर कौन सा आर्टिकल हुआ होगा यहाँ पे एक्टिवेट? पहले एक्टिवेट तो करो, क्योंकि हम फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में ले। टू वाला जो है पार्ट 1 पॉलिटी के जब आप पढ़ते हो यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है? जब फॉरेन टेरिटरी को आपने अपने इंटीग्रल पार्ट के अंदर ऐड करना है। फिर जब ये आर्टिकल काम में होगा तो कौन सा आर्टिकल बीच में नहीं आता? 368। कौन सी मेजोरिटी लगती है? सिंपल मेजोरिटी, 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस 1। और प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला होता है कि अगर लोकसभा में कितने हैं टोटल 545, इनमें से प्रेजेंट कितने हैं 500, और वोटिंग करने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं 400, तो 400 का निकाला जाएगा आधा प्लस 1, तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाता है। बाकी कोरम मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए 1/10 मेंबर चाहिए होते हैं, यहाँ पे 55 निकल के आते हैं। उनकी चॉइस होती है ना कि करना है वोट, कहीं एब्सटेन करते हैं कि हमने वोट नहीं करना है। तो इसी वजह से फिर प्रेजेंट वोटिंग कौन बना? ये वोटिंग वाले लोग जो बोल रहे हैं कि हमने वोट डालना है, तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग, जो प्रेजेंट भी है वोट भी करेंगे। तो बीच में तो 100 लोग रह गए ऐसे जिन्होंने एब्सटेन कर लिया फ्रॉम द वोटिंग। चलो ठीक है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है। अब सिक्किम को बनाना था पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर अमेंडमेंट आई 36 अमेंडमेंट के थ्रू एडिशन हो जाती है सिक्किम की टुवर्ड इंडिया। बताना एक स्पेशल प्रोविजन जो 371 में है, कौन सी वाला? हाँ बताओ तो, किसने बोला? वेरी गुड, 371 एफ के अंदर आपको स्पेशल प्रोविजन मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम कि अपने कल्चर, आपकी इकोनॉमी में कुछ भी आप ऑटोनॉमी लेना चाहते हो तो उस प्रोविजन के अंदर आपको ये पावर्स प्रोवाइड कर दी जाती है। 371 एफ की कौन से पार्ट में बात करी जाती है? पार्ट 21 XXI 21, ठीक है जी। 21 ध्यान में रखना। यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग पूछा था। एक तरफ लिखा था इमरजेंसी के प्रोविजन, सामने लिखा था कौन से पार्ट में आता है। एक तरफ लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सामने लिखा था कौन से पार्ट में आता है। एक में लिखा था स्पेशल प्रोविजंस, टेम्परेरी प्रोविजन, ये कौन से पार्ट में बात करी जाती है? पार्ट 21। तो ऐसे भी आ जाते हैं सवाल, आपने ध्यान में। और सुनो, वो रोमन्स में लिखा था, तो रोमन्स में ही पढ़ने हैं, ऐसे नहीं 21 सोचे। वहां पे एक्स तक तो याद था यार, 10 था वो। XX1 क्या चीज है यहाँ पे, तो वो भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 4 पासिस आते हैं। एक आता है टॉप पे नक्कू, नक्कू के नीचे आता है चो, और इसके नीचे आता है नथु, और एक आता है जालिप। तो ये 4 पासिस हैं जो सिक्किम के मतलब इंडिया के लगते हैं अलॉन्ग विद द चाइना, यानी कि तिब्बत वाला जो पार्ट हुआ करता था। नक्कू, चो, नथु, जालिप। सबसे जो एक्सेसिबल वाला पास है यहाँ पे वो बनता है नथुला। तो ये डायरेक्शन में ही याद रखना, पहले नक्कू, नथु और जालिप आता था, पर चो भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया, तो नक्कू के बाद चो है, चो के बाद नथु है, नथु के बाद जालिप है। जालिप को भी बोला जाता है कि डोकलाम रीजन आपको याद होगा, भूटान वाला। अब प्लेट्यू तो आगे तक एक्सटेंड करता है, वो थोड़ी बाउंड्रीज देखता, तो आर्मी ये चाइना वाले बोलते हैं भूटान को कि हमें ये वाला एरिया दे दो। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे एरियाज हैं, पासमलुंग एंड जाकरलुंग, वो डेजर्ट वाले एरिया है। भूटान बोलता हमको चाहिए भी नहीं, तुम रख लो उनको, डोकलाम हम आपको नहीं देंगे। तो भूटान और इंडिया के रिलेशन आपको ठीक ठाक ही मिलेंगे इस रिस्पेक्ट में। ये पासेस ध्यान में रखना। मिनतक जो आपने देखा वो यहाँ पे है, और कॉरिडोर कौन सा था? वखान कॉरिडोर। एक एयरबेस पढ़ा था आपने जब वखान कॉरिडोर की बात हुई थी, बगराम एयरबेस किस कंट्री में था? अफगानिस्तान। वो 2021 वाली स्टोरी वहां पे करी थी हमने, ठीक है। तो बगराम एयरबेस ट्रंप ने बोला था मेरे को दोबारा से चाहिए, तो बगराम एयरबेस लोकेटेड इन
अफगानिस्तान। ये पासेस ध्यान में रखना, तो इनकी बात करी गई है। 1967 में चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पे स्कर्मिश करते हैं, गड़बड़े करने की ट्राई करते हैं, इंडिया ने फिर भी अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करा जाता है। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर को अटेन करा 1987 में। अब यहाँ पे एक और छोटा सा रीजन आएगा, समदोरोंग छू। ये जो समदोरोंग छू है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, दिस वन। ये समदोरोंग छू जो है, जैसे आप बनाते हो ना मैप नॉर्थ ईस्ट का, इस तरह से यहाँ पे आप लगाते हो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल नदरन टिप के ऊपर आपको इस पॉइंट पे मिलेगा समदोरोंग छू वैली। यहाँ पे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और वैली आपने पढ़ी है, इसी के नीचे आती है एक वैली, तवांग वैली, बस इसी के ऊपर है जहां से एंट्री करना शुरू करता है चाइना, दैट इज समदोरोंग छू। तो ये वाले जो स्कर्मिशेस थे ये भी 1987 में काफी ज्यादा चाइनीज ट्रूप्स ने करे थे, तो इंडिया ने अपनी इंटीग्रिटी यहाँ पे भी मेंटेन ही रखी थी। आफ्टर दैट 1987 एक ऑपरेशन कंडक्ट करा जाता है, राजीव ऑपरेशन का नाम था। अब ये कौन से एरिया के लिए था? तो बिलाफोंड ला आपको मैप पे अगर देखोगे तो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पास में ही एक काराकोरम रेंज के ऊपर हाईएस्ट एरिया आएगा, दैट इज बिलाफोंड ला। पास भी लोकेटेड है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन राजीव कंडक्ट करा गया था। मतलब जितने भी स्कर्मिशेस आने की ट्राई करते थे चाइनीज ट्रूप, तो उनको हमने डिफेंड करा है, तो ये इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में है। आफ्टर दैट देयर इज 1999 सबसे ज्यादा पॉपुलर कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में भी इंडिया की एक एक्टिव प्रेजेंस रही थी। पाकिस्तान ने तो मना ही कर दिया था कि हमारे जनरल नहीं थे, हमारे आर्मी नहीं थे, पर वहां पे कार्ड मिल गया था, जो उनका आईडी कार्ड हुआ करते थे, उस पर लिखा था वो जनरल थे, तो देखो ऐसे फेंक दिए। खत भी निकला था, उनकी वाइफ ने, जो पाकिस्तान का जनरल था, वाइफ ने लिखा हुआ था उसके लिए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मना ही करेगी कि नहीं हमारे ट्रूप्स तो थे नहीं, ये तो टेररिस्ट थे, पता नहीं कौन थे, तो बाद में दफनाया भी उनको इंडियंस नहीं था। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स हुई थी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। खैर ये भी इंडिया जीत गया था। ब्रेवरी का एग्जाम्पल भी आता है, और कई बार जैसे 1987 का ये बिलाफोंड ला, अब इतनी हाइट पे है, कई बार वेपन्स नहीं आपके पास रहते, तो हैंड टू हैंड फाइट्स भी हुई हैं इन रीजन्स में, तो मतलब ब्रेवरी का एक एग्जाम्पल आता है। आफ्टर दैट 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आएगी तो आप देखोगे इंटीग्रेशन कर दी गई है बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आजकल हम जीपीएस के अलावा आईएनएस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जीपीएस आ गया, जियो पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें आप देखोगे आपको एक एक्सटर्नल सिग्नल देना पड़ता है, पर जब आप बात करते हो आईएनएस की, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इसमें आपको एक्सटर्नल सिग्नल नहीं देने पड़ते, जो आपकी किलर सैटेलाइट्स होती हैं वो आपको इन्फो प्रोवाइड कर देती है। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज करा, किलर सैटेलाइट्स, याद रखना जब भी ये वर्ड आता है ये आर्मी के साथ रिस्पेक्ट होता है कि जो किलर सैटेलाइट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी मिलिट्रीज को, तो सारी कंट्रीज यही वाला वर्ड यूज करती है। इन्हीं को मिलिट्री सैटेलाइट भी बोल दिया जाता है, मतलब ये किसको डाटा प्रोवाइड करेंगे? सिर्फ मिलिट्री को। इसमें सिविलियन पर्पज से नहीं किया जाता, मेजोरिटी जो डाटा होगा 99:1% का बनता है रेशो, तो वो किसके पर्पज से यूज करी जाती है? मिलिट्री। हाँ, IRN रीजनल वर्ड आ गया तो IRNS, हाँ यस, वो इंडियन के लिए आ जाएगा, मतलब इंडिया और साइड में थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका वाले पार्ट को, वहां पे आर लग जाता है, रीजनल, मतलब थोड़े से ही रीजन को वो ऑक्यूपाई करेगा। अब रीजन वर्ड जो है ये डिफाइंड नहीं होता, छोटे से एरिया, आप किसी गांव में चले गए वहां पे आप एक छोटे से रीजन की बात कर रहे हो, अभी मैंने बोला इस रीजन के अंदर सिर्फ इंडिया नहीं आएगा, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट भी आएगा, तो मतलब वो जो रीजन है वो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो छोटे एरिया की बात भी हो सकती है, वो थोड़ा इलोंगेटेड एरिया भी हो सकता है। ठीक है जी, IRNSS भी जिसको बोलते हैं, सैटेलाइट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी जिन्हें बोलते हैं। अब सबसे पहले पिनाका की बात करी है, पिनाका की आप रेंज देखेंगे 120 किलोमीटर आज के टाइम पे है, इसको एक्सटेंड करने की बात करिए 150 किलोमीटर। आई थिंक एक दिन सूर्यास्त्र की बात कर रहे थे जब, तब बोला था मैंने पिनाका की भी अपग्रेडेशंस करी जा रही हैं, अगर ध्यान, सूर्यास्त्र स्किप हुआ है शायद से, करवा दूंगी मैं उसको भी, ठीक है ठीक है। अब इंडियन आर्मी का ये क्या चीज है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये देखो एक ट्रक दिखाई देगा आपको, ऊपर बैरल लगे हुए हैं और इसके अंदर मिसाइल्स को डिप्लॉय करा जाता है। तो इन मिसाइल्स की अभी रेंज देखोगे तो 120 किलोमीटर तक की है, 130 किलोमीटर तक लेके जाना है। फायदा क्या है? डिप्लॉयबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसको लेके जा सकते हो। आगे लिखा है मल्टी बैरल, हर टाइप, अलग अलग टाइप की मिसाइल आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आकाश भी करी है, अभी जब आएगा ना ये 26 जनवरी को, उस पर लिखा होगा मिसाइल का नाम भी कि कौन से वाली मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉय करी गई है। 8x8 व्हीकल, दोनों तरफ 8-8 व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे। अब इतने सारे व्हीकल ऐड करने की क्या जरूरत थी? टायर्स ऐड करने की क्यों जरूरत थी? बैरल काउंट करोगे 8 ही आपको दिखाई देंगे, व्हीकल भी देखोगे 8 ही आपको मिलेंगे, हर टाइप के टेरेन में ये मूव कर सके, डिप्लॉय हो सके, इसी पर्पज से रहता है। आफ्टर दैट 12 रॉकेट्स की
कैपेसिटी है कि एक ही टाइम पे 12 रॉकेट आप फायर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिनाका बैरल सिस्टम। बाकी अभी के टाइम पे 10 रेजिमेंट से लेके 22 रेजिमेंट तक हमने एक्सटेंशन कर दी है। जो इंडियन आर्मी की 22 रेजिमेंट है उनके पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अवेलेबल है। उसके बाद बात हुई अपाचे AH-64E, जिसके अंदर आपको हेल्प फायर मिसाइल भी मिलेंगी और लॉन्ग बो रेडार सिस्टम लगा हुआ मिलेगा। हेल्प फायर मिसाइल्स की अगर बात करें, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, इवन छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगी, फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे भी काम करती है। और ये जो नीचे लगी है बेस में, यहाँ पे लगी होती है हेल्प फायर मिसाइल, तो एरियाज के अंदर अगर अटैक करना होता है तो हेल्प फायर मिसाइल्स का भी यूज करा जाता है। लॉन्ग बो रेडार की अगर बात करें तो ये मिलीमीटर वेव, छोटी सी छोटी वेव्स को भी एनालाइज कर लेते हैं, तो ये वाले रेडार भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। रोटर रेडार भी यहाँ पे लगे हैं, वो जो ऊपर घूम रहा होता है इसका पंख सा, उसके ऊपर भी रेडार्स अवेलेबल है। कहां से परचेजिंग करी है? तो फ्रॉम यूएस से परचेजिंग है। देन इंटीग्रेशन किन किन चीजों की हुई है? हर टाइप की जो आज के टाइम पे इमर्जिंग टेक है उनको हम यूज करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो होता है ये मोशंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है, तो गायरोस्कोप का हम यूज कर रहे हैं। साइमुलेटर्स का यूज कर रहे हैं। साइबर थ्रेट ना हो कोई, तो हम स्पूफिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, कोई हमारा डेटा हैक ना कर पाए। बिग डेटा, हर टाइप का डेटा जो भी इमर्जिंग टेक के अंदर आज के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, उन सभी का यूज हमारी आर्मी कर रही है। तो मतलब टेक्नोलॉजी को भी हमने इंटीग्रेट करा, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज यूज कर रही है, तो ये हम भी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन को हम सिक्योर करने की ट्राई कर रहे हैं। क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी इंटीग्रेशन करी है। क्यों? क्योंकि उसमें लीकेज की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम होती है। आपको ठीक ठाक तगड़ा हैकर चाहिए होता है उसको डिकोड करने के लिए, तो वो सबको आता नहीं है, तो जितने एक्सपर्टीज होते हैं उनको आर्मी के अंदर ही रख लिया जाता है। तो मतलब बाकी यूसेज भी करते हैं। आपने पढ़ा था, नीति आयोग ने भी बोला था एक टाइम पे कि हम क्वांटम टेक का यूज करेंगे ताकि लोगों का पूरा डेटा बनाया जा सके बिना किसी लीकेज के, ताकि पॉलिसी फिर अच्छे से चले आगे। नीति आयोग किसकी तरह एक्ट करता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया सोचता है, वो विचार करता है कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि गवर्नेंस और बेटर बने। उसके बाद इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस, रिकनेक्शन, तीनों चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ताकि बेटर एक्सेसिबिलिटी हमारी आर्मी को प्रोवाइड करी जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो है ही। साथ में मेंशन करा गया MQ-9B सी गार्जियन, ये वाला ड्रोन है। ड्रोन का यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब देख लो, ये ड्रोन अगर वर्ड है तो ड्रोन कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसका एक पार्ट आ जाएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये मिलिट्री के पर्पस से यूज होते हैं, तो ड्रोन की ही यूएवी एक सब टाइप है। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही पर्पस से यूज करा जाता है। कभी भी नहीं आप सुनोगे लोकल लोगों से ये सुनता हो कि यूएवी बोला, वो क्या बोलते हैं? ड्रोन शो। वेडिंग्स में यूज करा जाता है, फोटोग्राफी के पर्पस से आज के टाइम पे ड्रोन्स को यूज करा जाता है, पर मिलिट्री में क्या बोल देते हैं? यूएवी। ठीक है जी। MQ-9B किससे परचेजिंग है? फ्रॉम यूएस, ये भी यूएस से ही आए हैं और इंडियन आर्मी, नेवी सभी के लिए यूज करा है। उसके बाद कोऑपरेशन, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, हाँ जी, अमेरिका के साथ, इंडिया एंड यूएस। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस के साथ। वरुणा किसके साथ है? फ्रांस के साथ ही है। शक्ति आर्मी की है, तो यहाँ पे आर्मी वाली एक्सरसाइजेस का मेंशन करा हुआ है। देन आ गया मैत्री, ये थाईलैंड के साथ आ जाएगी। उसके बाद आएगी ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता लग रहा है ऑस्ट्रा हिंद। और उसके बाद आपकी डेजर्ट साइक्लोन, सुनो ढंग से, यूएई, इंडिया और यूएई, अभी पढ़ा था आपने पीछे, दिसंबर मंथ में ही कंडक्ट हुई थी। देन आती है अजय वॉरियर, ये यूके के साथ है। और उसके बाद मित्रा शक्ति, ये श्रीलंका के साथ है। कोई बची तो नहीं यहाँ पे लिखी और मैंने बोली ना हो, ठीक है, तो ये श्रीलंका के साथ है। साथ में लोकेशन भी लिखी है, पर हमने कर ली थी मिलिट्री एक्सरसाइज। दिसंबर की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को एक बार डिस्कस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइजेस है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 7, उसमें बोला गया है पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करनी है, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन जितने भी आपके ऑपरेशन है वो सारे कंडक्ट करे जाते हैं। और मिलिट्री रेडीनेस को भी ये शो करता है कि हम रेडी हैं किसी भी टाइप के ऑफेंस को टैकल करने के लिए, डिफेंसिव पर्पस से भी। और अब इंडिया की अप्रोच थोड़ी चेंज हो चुकी है, पहले डिफेंसिव अप्रोच थी, अब बोला है ऑफेंसिव अप्रोच भी है कि अटैक करना पड़ जाए तो हम करेंगे, पर इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करके रखेंगे।